ठीक है। ओके। वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारा जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए हमारा जो डिस्कशन क्लासेस रेगुलर रह रहा है ना, उसमें हमने बॉटनी के एंगल से एक बार फंजाई वाले सेक्शन को अभी हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एल्गी का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था ना। तो एल्गी के रिगार्डिंग हमारी जो देखा जाए कि पेपर में कितना कुछ रह सकता है, उस हिसाब से हमने इसको एक बार कवर कर लिया है। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इसके बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स हों, तो उन चीजों को हम जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे ना, क्योंकि ऑलमोस्ट तो हमने वहां डिस्कस कर लिया है, फिर भी कुछ नया कुछ भी पॉइंट रहेगा तो हम उसको क्वेश्चंस में ऐड करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा ये जो पार्ट है ये फिर फुलफिल हो जाएगा। तो एक सेक्शन हमारा ये हो गया था। हमने काफी स्लोली इस पे काम किया था कि तकरीबन 15-16 वीडियोस थे इसके, जिसमें हमने इनको पहले जनरल कैरेक्टर्स की बातें की थी, फिर स्पेसिफिक क्लास वाइज हमने इसको डिस्कस कर लिया था। तो उसी सीरीज में देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम नेक्स्ट जो सेक्शन है फंजाई उसको लेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे उसके जो जनरल पॉइंट्स हो सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है, कि देखा जाए तो आ, आपका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग फंजाई भी एक ग्रुप के रूप में इंक्लूड है। और यहाँ जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे हमारे पास, यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उनके कुछ खास फीचर्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। और चाहे वो हैबिटेट को लेकर के हो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेकर के हो, प्लांट बॉडी या जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेकर के हो, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं कुछ खास प्रकार के वो हो सकती हैं, कुछ खास प्रकार के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स में भी फंजाई आपको मिल जाती है, वो भी यहाँ पे रहेंगे। देन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी यहाँ कुछ अलग प्रकार की हैं, इंटरेस्टिंग है। और एक जो चीज इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है वो हो जाती कि हमारे जो फंजाई हैं ये न्यूट्रिशन को लेकर के हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एल्गी के अंदर आपने देखा था कि वो सारे ऑटोट्रॉफिक थे, अपना फूड खुद ब खुद सिंथेसाइज कर रहे थे। आपने कुछ एक एग्जांपल लिए थे जो पैरासिटिक थे, कुछ टोटली पैरासाइट थे, कुछ सेमी पैरासाइट थे, ऐसे कुछ एग्जांपल हमने वहां पे लिए थे। लेकिन यहाँ फंजाई जो ग्रुप है उसके ऑल ऑर्गेनिजम्स वो सारे हैं ही हेटेरोट्रॉफ्स। वो कैसे हैं? हेटेरोट्रॉप्स हैं। और हेटेरोट्रॉप्स का मतलब है कि वो विषमपोषी हैं, और उनमें कैपेसिटी नहीं है। उनके पास फोटोसिंथेसिस की जो कैपेसिटी है वो नहीं है। फोटोसिंथेसिस आपको ऑल टुगेदर इनमें अब्सेंट मिलने वाला है। तो जब ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है तो यहाँ उसके पास जो ऑप्शन बचते हैं कि सरवाइव करेगा तो एनर्जी उसको चाहिए होती है ना। तो सरवाइव करने के लिए एक तो तरीका ये हो सकता है कि वो डेड जो मटेरियल है उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा हो। डेड मटेरियल का मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा होता है तो ये सैप्रोफिटिक हो जाते हैं, राइट। और कुछ ऐसे फंजाई हैं जो अपना न्यूट्रिशन या अपना जो फूड मटेरियल है वो लिविंग टिश्यूज से डिराइव करते हैं। लिविंग जो टिश्यूज हैं उनसे डिराइव करते हैं। ये टिश्यू प्लांट के भी हो सकते हैं और ये टिश्यू एनिमल के भी हो सकते हैं। यानी कि वो प्लांट से भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं और वो एनिमल से भी अपना ले सकते हैं। दोनों ही केस में आप उनको पैरासिटिक ही बोलेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पोषण का जो तरीका होता है, पोषण का जो तरीका होता है कि वो अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से बनाते हैं या किस प्रकार से लेते हैं, उसको लेकर के फंजाई है वो
प्लांट किंगडम के जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे रिजेंबल नहीं करता। ये बिल्कुल से डिफरेंट है कि ये तरीका इसका बिल्कुल से अलग होता है, क्योंकि प्लांट किंगडम के अंदर हम ऑटोट्रॉफ्स को इंक्लूड करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स का जो नेचर है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके दो ऑप्शन आपके पास है कि या तो वो सैप्रोफिटिक है या वो पैरासिटिक है। देखिए आगे जाकर के काफी कुछ इश्यूज भी हमें डिस्कस करने रहेंगे, उनको भी हम लेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज और ऐड कर लेते हैं कि अगर हम बात करें कि कोई एल्गी है वो सैप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी है ना, जिसको आप हिंदी में मृतोपजीवी बोलते हैं, कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना भोजन डिराइव करते हैं, और दूसरे हैं पैरासिटिक, जो परजीवी होते हैं। राइट। तो सैप्रोफिटिक जो भी फंजाई होंगे वो मोस्टली वीक फंजाई होते हैं, और जो पैरासिटिक फंजाई होते हैं वो मोस्टली स्ट्रॉन्ग। वीक और स्ट्रॉन्ग बोलने का मतलब ये होता है कि जो टिश्यूज होते हैं, चाहे वो प्लांट का टिश्यू हो चाहे वो एनिमल का टिश्यू हो, उनके पास रेजिस्टेंस होता है कि हर कोई ऑर्गेनिज्म उनके अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो स्ट्रक्चरल बैरियर होता है, जैसे कि एपिडर्मिस है और दूसरी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, वो स्ट्रक्चर बैरियर्स के रूप में काम करती हैं। और इन बैरियर्स को तोड़ने के लिए जो भी, जैसे मान लें कि क्यूटिकल है उसको तोड़ने के लिए, या एपिडर्मिस की सेल्स हैं तो उनकी जो मिडल लेयर है उसको डिसॉल्व करने के लिए कुछ एंजाइम्स नीडेड होते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं क्यूटिनेज एंजाइम है जो क्यूटिकल को डिग्रेड करता है, पैक्टिनेज एंजाइम है, क्या करता है पैक्टिनेज एंजाइम? पैक्टिन को, किसका? पैक्टिन को डिग्रेड करता है ना। और पैक्टिन क्या होता है? और कुछ क्वेश्चन आता है कि जो पके हुए फल होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, क्यों भाई? कि जो फल होते हैं वो पकने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, क्यों? सेल वॉल में पैक्टिन होता है, ऐसे बोलना चाह रहे हो? देखो होता है क्या कि एक प्लांट सेल, ये पहली पादप कोशिका है और ये दूसरी प्लांट सेल है, तो ये दोनों नेबरिंग प्लांट सेल है ना, इनका अपना अपना सेल वॉल है जो हम यहाँ से रेड कलर से दिखा रहे हैं। राइट, ये इनका सेल वॉल है, और दो नेबरिंग सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक मटेरियल और प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं अपन सीमेंटलेस। हाँ, मिडल लैमिला, मध्य पटलिका, मिडल लैमिला, जिसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मध्य पटलिका, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट होता है। पैक्टेट कुछ नहीं होता, जो पैक्टिक एसिड होता है, जो पैक्टिक एसिड होता है उसका एनाइन होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पैक्टिक एसिड वाला एनाइन उसके पास नेगेटिव चार्ज है। कैल्शियम मैग्नीशियम ये डाइवेलेंट कैटाइंस हैं, तो ये आपस में जुड़ करके एक साल्ट बना देते हैं, तो वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। जब कोई मदर सेल डिवाइड कर रही होती है, उससे दोनों डॉटर सेल बन रही होती हैं, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इन सबको काफी सारे वर्क करने पड़ते हैं। तो वहां गोल्जी से कुछ वेसाइकल्स बनती हैं और उन वेसाइकल्स के अंदर ये भरा रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट उनके अंदर भरा रहता है, और वो यहाँ आकर के जमा हो जाती है।
दोनों के बीच में सबसे पहले सीमेंट लेयर, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद में, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे आपने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई ना, तो यहाँ पे ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेड आकर के जमा होता है दो सेल्स के बीच में, और ये दोनों को जोड़ देता है, दोनों नेबरिंग सेल्स को ये जोड़ देता है, तो इसको हम कई बार सीमेंट लेयर भी बोलते हैं, कई बार इसको क्या बोलते हैं, सीमेंट लेयर भी बोलते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, पैक्टिक एसिड, मध्य पटलिका बोले, सीमेंट लेयर बोले, पैक्टिनेज बोले, तो कनेक्टेड है चीजें आपस में। तो पैक्टिनेज क्या करेगा, इस पैक्टिन को डिसॉल्व कर देता है। तो जब ये पैक्टिन ही डिसॉल्व हो जाएगी तो सेल्स क्या हो जाएंगी, अगर बीच की सीमेंट लेयर अगर हट गई तो सेल्स पे क्या असर पड़ेगा, हैं? ठीक है, देखना जरा, और कोई कोशिश कर रहा है? प्रतिभा, देखो हरा टमाटर, ग्रीन टोमेटो, रेड टोमेटो, पिचकाओ जरा। ये नहीं पिचक रहा ना, ये नहीं पिचक रहा, ये पिचक रहा है, हो रहा है कैसा, ये मैसिरेट हो जाता है, मैसिरेट। भाई जब जब आप इनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर चुके तो ये भी फ्री है, ये इधर उधर जा सकती है ना, ये भी उधर उधर जा सकती है, तो आप पिचकाएंगे उसको तो ये हिल जाएगा, यानी कि सॉफ्टनेस आ जाएगी। मैसिरेट हो जाने से ये सॉफ्टनेस आ जाती है इसके पास, और साथ में ही क्यूटिकल भी डिसॉल्व हो जाती है, सेलुलेज एंजाइम भी काम करते हैं, तो सेलुलोज भी धीरे धीरे कम हो जाता है, सेल्स काफी सॉफ्ट हो जाएंगी, बाहर जितना भी वाटरी कंटेंट होता है उसको सेल एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं, तो सेल गोल भी होने लग जाती हैं, और लास्ट में जाकर के जब ये सारी ब्रस्ट होने लग जाती हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये डीके हो रहा है, कि सड़ रहा है और गल रहा है। तो वो पूरी स्टेप बाय स्टेप चेंजेज होते हैं। हाँ, फंजाई वगैरह को क्या करना पड़ता है कि खुद तो भोजन बना नहीं सकते, तो किसी सामने वाले को कंज्यूम करते हैं, राइट। वो डेड है तो उसको भी कंज्यूम करते हैं, डेड को भी कंज्यूम कर सकते हैं, और वो लिविंग मटेरियल को भी कंज्यूम कर सकते हैं। चाहे डेड को कंज्यूम करें चाहे लिविंग को कंज्यूम करें, जो भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन, तोड़ना पड़ेगा उनको, और तोड़ने के बाद में जैसे ही वो मोनोमर्स के अंदर या सिंपल फॉर्म्स की, जैसे पॉलीसैकेराइड है वो टूटेगा तो फिर वहां पे डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड ये बनेंगे, ठीक है, प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड्स बनेंगे। उन ब्रेकडाउन के बाद में जो रिलीज हुआ है, उस रिलीज कंटेंट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। भोजन बना नहीं सकते, किसी को एनगल्फ नहीं कर सकते, ये सामने वाले को एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के लिए कि इनका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्बिंग मोड का होता है, ये न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को डिसॉल्व करते हैं, और डिसॉल्व करने के बाद में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के लिए इनको एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है, एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि जैसे कि आपने कहा कि एल्गी है, तो एल्गी को तो कंप्लीट वाटर चाहिए, एल्गी को तो कंप्लीट वाटर की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन यहाँ फंजाई को कंप्लीट वाटर नहीं चाहिए। हाँ, इनको एडिक्वेट वाटर चाहिए, एडिक्वेट वाटर चाहिए, ताकि चीजें हैं वो कैसी हो रखी हो, हाइड्रेट हो रखी हो, कि नमी होनी चाहिए, और अगर छाया होती है, अगर सैड होती है, तो नमी है वो लंबे समय तक बनी रह सकती है, लॉन्ग टाइम के लिए। तो जो छायादार हैं और नमी युक्त जो आवास होते हैं, उनमें आपको ये मिल जाएंगे। तो छायादार हो, नमी युक्त हो, क्या वहां पे लाइट भी होनी चाहिए क्या?
लाइट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट की जरूरत कब होती है? फोटोसिंथेसिस करने के लिए होती है, तो लाइट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये चीजें जरूरी है, राइट। तो मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर होने पे ही क्या होगा कि ये अपने एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। इनके अंदर जो डाइजेशन है वो कैसा है? एक्स्ट्रा 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 सेलुलर एंजाइम्स के द्वारा, कि जो सेल होती है वो सेल एंजाइम को बाहर भेजती है, और वो जब बाहर आ जाते हैं तो बाहर यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है या यहाँ पे लिविंग टिश्यू जो भी है, उसको फिर ये ब्रेकडाउन में तोड़ेंगे, फिर उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या कभी एंजाइम बाहर से अंदर भी आते हैं क्या सेल में? जैसे यहाँ तो एंजाइम अंदर था, वो बाहर गया। क्या कोई ऐसा सिस्टम भी होता है जहां पे एंजाइम बाहर से अंदर आते हो सकता है क्या? नहीं होता है। आंसर क्या है? नो, ऐसा नहीं होता है। कभी भी किसी भी प्रकार के सिस्टम में बाहर से कोई भी एंजाइम सेल के अंदर जाकर के काम नहीं करता है। हाँ, सेल के अंदर के एंजाइम अंदर भी काम करते हैं, ये तो हमने देखा ही है, और बाहर जाकर के भी काम करते हैं। यस, ये भी आप समझ रहे हो बातों को। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं होता है कि बाहर के एंजाइम सेल के अंदर जाकर के काम करें। ऐसा आपको किसी भी सिस्टम में देखने को नहीं मिलेगा। जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहली जो बात आई थी कि न्यूट्रिशन को लेकर के, ये बिल्कुल से अलग है, और इनका जो तरीका है वो कुछ अलग ही है कि इनको एंजाइम सीक्रेट करने पड़ते हैं। इनको एंजाइम क्या करने पड़ते हैं? ये एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं, उनका स्रावण करते हैं, और फिर एंजाइम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर ब्रेकडाउन होता है जो भी मटेरियल है उसका, टारगेट मटेरियल का, और उसके बाद में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये सारा पानी की प्रेजेंस में रहता है, प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट मॉइस्चर। तो इस लिहाज से बिल्कुल से अलग हो जाते हैं। अब फिर ये अलग बातें थी कि अगर ये डेड को कंज्यूम कर रहे हैं, ये सेप्रो कहलाएंगे। अगर ये लिविंग को कंज्यूम कर रहे हैं, ये पैरासिटिक कहलाएंगे। और जब किसी को लिविंग को ही कोई कंज्यूम करने लग जाएगा तो उसको प्रॉब्लम होगी क्या? अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कोई उसको कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि ये फंगस करते हैं ना, तो आप कह रहे हैं कि वो पैरासिटिक हो गया, राइट, परजीवी है वो। तो जब कोई फंजाई किसी प्लांट को या एनिमल को पैरासिटिकली कंज्यूम करता है तो ये उसका होस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? होस्ट। और फंजाई क्या हो जाता है? पैरासाइट। फंजाई क्या हो जाएगा? पैरासाइट हो जाएगा। तो ये एक प्रकार का इंटरेक्शन होता है, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन। और होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन कैसा इंटरेक्शन होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, कैसा होता है? नेगेटिव। और इसमें नेगेटिव किसको हो रहा होता है? होस्ट को नेगेटिव हो रहा होता है, और पैरासाइट को पॉजिटिव हो रहा होता है। और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक खास प्रकार का पैरासाइट एक खास प्रकार के होस्ट को ही कंज्यूम करता है। जैसे आपने कहा कि पक्सीनिया ग्रैमिनिस, ठीक है ना, आपने कहा पक्सीनिया ग्रैमिनिस। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस क्या है? ये तो फंगस है, राइट। और ये किसको कंज्यूम करता है? ट्रिटिकम, गेहूं के पौधे को। और गेहूं के पौधे में एक बीमारी हो जाती है,
उसको क्या बोलते हैं? स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, राइट? स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट या ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। तो एक खास प्रकार का होस्ट, एक खास प्रकार का फंगस एक खास प्रकार के होस्ट के ऊपर अटैक करता है और उसको एक खास प्रकार की डिजीज हो जाती है, राइट? तो कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी पैरासाइट अपने होस्ट के लिए बहुत खास होता है और किसी होस्ट के ऊपर कुछ खास पैरासाइट ही ऐसे नेगेटिव इंटरेक्शन है वो कंप्लीट कर पाते। तो ये एक प्रकार का स्पेसिफिक डिपेंडेंसी होती है कि हर कोई पैरासाइट हर किसी होस्ट के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा विशिष्ट होते हैं। एक पैरासाइट अपने होस्ट के लिए विशिष्ट होता है और एक होस्ट उसके ऊपर कौन कौन से पैरासाइट अटैक कर सकते हैं उनके लिए विशिष्ट होता है। और ये जो विशिष्टता होती है ये इवोल्यूशन की देन होती है। और जहाँ पे एक होस्ट अपने पैरासाइट के साथ में अडेप्ट है या एक पैरासाइट एक खास होस्ट को कंज्यूम करने के लिए अडेप्ट है, तो ये एक प्रकार का पैरेलल इवोल्यूशन होता है। एक प्रकार का क्या होता है? पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे कि कोई प्रे है और उसको कंज्यूम करने वाला कोई प्रीडेटर होता है। तो प्रे और प्रीडेटर इनका रिश्ता भी कैसा है? बिल्कुल ऐसा ही है कि ये भी पैरेलल इवोल्यूशन का नतीजा होता है। पैरेलल इवोल्यूशन में आप ये कहते हैं कि अगर प्रे में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो प्रेडेटर में भी चेंज होता है। अगर पौधे में थोड़ा सा भी बदलाव हुआ तो अटैक करने वाले फंगस को भी बदलना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल इवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक काम बढ़ जाएगा। हमारे लिए क्या काम बढ़ जाएगा कि जब हम ऐसी कुछ बातें करें तो जो हमारा होस्ट है उसको एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? जब कोई पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर अटैक करता है या उसके ऊपर पैरासिटिकली रहना चालू कर देता है तो होस्ट को क्या दिक्कत होती है? क्या दिक्कत हो सकती है? घनश्याम, होस्ट का जो न्यूट्रिशन है वो कोई और कंज्यूम कर लेता है। जो न्यूट्रिशन होस्ट अपने लिए इस्तेमाल करता उसको कोई और कंज्यूम कर लेता है। कौन कर रहा है? फंगस कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ अपना जो होस्ट है उसकी फिजियोलॉजी के अंदर, होस्ट की जो फिजियोलॉजी होती है उसकी जो फंक्शनिंग है उस फिजियोलॉजी में कोई ना कोई चेंज आ जाएगा। और नॉर्मल फिजियोलॉजी में होने वाला कोई भी चेंज, नॉर्मल फिजियोलॉजी में होने वाला कोई भी चेंज डिजीज कहलाता है। कोई भी चेंज क्या कहलाता है? डिजीज कहलाता है, राइट? तो जर्नी की डिजीज किसी पैथोजन से ही हो, वो किसी नॉन पैथोजेनिक कंपाउंड से भी हो सकती है ना, या नॉन लिविंग से भी हो सकती है। किसी हैवी मेटल से भी डिजीज हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? किसी पॉल्यूटेंट से भी हो सकती है क्या? आपके आंसर क्या आएंगे? हो सकती है। तो डिजीज होने के लिए क्या जरूरी है? चेंज इन नॉर्मल फिजियोलॉजी। ऐसा नहीं कि जो बीमार हो जाता है उसकी फिजियोलॉजी नहीं होती, उसके पास फिजियोलॉजी तो होती है लेकिन वो अल्टर्ड होती है, बदली भी होती है। अल्टर्ड फिजियोलॉजी। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में होने वाला कोई भी परिवर्तन डिजीज कहलाता है। और जब कोई किसी के ऊपर एज ए पैरासाइट ग्रो कर रहा हो तो नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं रह पाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लांट हो या एनिमल हो उनको डिजीज होती है। तो आपके पास एक सेक्शन आ जाएगा फिर कि प्लांट डिजीजेस आपको तैयार करनी पड़ेंगी,
ऐसे कुछ एनिमल डिजीजेज हैं वो आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो फंजाई भी हमें डिस्कस करना है। फंजाई के साथ में जो पैथोजन के रूप में जब ये बिहेव करेगा तो एक छोटा सा सेक्शन आपके पास आ जाएगा, प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। ठीक है, वो हमारे पास एक एडिशनल रहेगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट बातें करते हैं। क्या कुछ ऐसा भी है कि कोई फंजाई एक्वेटिक हो? यस, आपका आंसर क्या है? यस, कुछ ऐसे फंजाई हैं जो एक्वेटिक भी हैं। इनमें आप एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हैं, सेप्रोलैग्निया। और सेप्रोलैग्निया को आपको थोड़ा सा अलग प्रकार से भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कनेक्शन एक दूसरी चीज से और है। उसको हम अभी यहाँ पे ले लेते हैं कि जो भी फंजाई हैं उनको प्लांट किंगडम में इंक्लूड केवल एक ही पॉइंट की वजह से किया गया है कि उनके पास भी सेल वॉल है। सेल वॉल उनके पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये शामिल है प्लांट किंगडम के अंदर। राइट? और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, और इनकी सेल वॉल जिससे बनी होती है वो होता है काइटिन। और काइटिन क्या होता है? काइटिन क्या होता है प्रतिभा? काइटिन और सेलुलोज में क्या अंतर है? ये दोनों ही पॉलीमर हैं, ये दोनों ही पॉलीसेकेराइड हैं। तो अंतर किस चीज का है? सेलुलोज का जो मोनोमर होता है वो होता है ग्लूकोज, और ज्यादा सही बोले तो क्या, डी ग्लूकोज। और काइटिन का मोनोमर कौन होता है? एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन। यानी कि क्या लेना पड़ेगा आपको? ग्लूकोज तो है ही है, ग्लूकोज नहीं होता तो फिर पॉलीसेकेराइड कैसे होता? और ग्लूकोज के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? अमीनो। ये तो हो गया ग्लूकोस एमाइन। और ग्लूकोस और अमीनो के साथ में और क्या जुड़ गया? अमीनो का नाइट्रोजन। अमीनो के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है एसिटिल ग्रुप। तो है तो ग्लूकोज का डेरिवेटिव है ये। यहां केवल ग्लूकोज होता था, काइटिन के अंदर क्या होगा? ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, जहां पे ग्लूकोज के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? अमीनो ग्रुप। और अमीनो का जो नाइट्रोजन है उससे जुड़ा हुआ है एसिटिल ग्रुप। तो ये हो जाएगा एन एसिटिल ग्लूकोस एमाइन। तो एक खास प्रकार का डेरिवेटिव है, ग्लूकोज का ही व्युत्पत्त रूप है, एक कॉम्प्लेक्स है। और वो जब आपस में जुड़ेंगे तो उससे जो पॉलीमर बनेगा दैट इज काइटिन। लेकिन जब हम आगे इसके क्लासेस की बात करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कुछ प्रिमिटिव फंजाई हैं, कुछ एडवांस फंजाई हैं। और प्रिमिटिव फंजाई के अंदर सबसे पहली जो क्लास आती है वो आती है फाइकोमाइसीड्स। फाइकोमाइसीड्स। तो फाइको तो हम एल्गी को बोलते हैं, फाइको तो हम किसको बोलते हैं? एल्गी को बोलते हैं। तो फाइकोमाइसीड के जो मेंबर्स हैं, उन फाइकोमाइसीड्स के मेंबर्स में जो सेल वॉल है वो काइटिन की नहीं होती है। और सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। तो ऐसा पूछा जाए कि ऐसे कौन से फंजाई हैं जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, तो आपका आंसर आएगा फाइकोमाइसीड्स।
फाइकोमाइसीट का ही दूसरा नाम है oomaisids। और एक ही ग्रुप को आप फाइकोमाइसीट भी बोलते हो और उसी ग्रुप को आप oomaicid भी बोलते हो। फाइकोमाइसीट बोलने के पीछे तो आपका लॉजिक क्या होता है कि आप कहेंगे कि उसकी सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, और oomaicid बोलने के पीछे आप ये कहते हैं कि वहां पे जो oogamous प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जहां पे जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है या फीमेल जो गैमेटेंजियम है उसके रूप में क्या बनता है, oogonia बनते हैं, राइट। इसके बाद में जो बाकी क्लासेज आते हैं उनके अंदर ट्रू oogonia नहीं बनते। तो बहुत सिंपल सी क्लास होती है, उसके कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो एल्गी से मिलते हैं, क्योंकि एल्गी के अंदर हमें oogonia भी देखने को मिलते हैं, एल्गी की सेल वॉल में आपको सेलुलोज भी देखने को मिलता है। तो फाइकोमाइसीट जो कि प्रिमिटिव क्लास है, फंजाई की सबसे पहली क्लास जो है प्रिमिटिव क्लास, वो यही है। प्रिमिटिव फंजाई इसी में इंक्लूड है। और उन फंजाई को, यानी कि फाइकोमाइसीट के जो फंजाई हैं उनको मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग अब फंजाई में इंक्लूड ही नहीं किया गया, इनको फंजाई में इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल। तो जब आपसे पूछा जाए कि इनमें से किस में या कौन से फंजाई में सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल है, oomaicid सही आंसर है, फाइकोमाइसीट सही आंसर है। सेप्रोलेग्निया भी यहीं से बिलोंग करता है, सेप्रोलेग्निया भी यहीं से बिलोंग करता है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। सेप्रोलेग्निया को आप एक्वेटिक से भी कनेक्ट करके रखेंगे कि जो एक्वेटिक फंजाई हैं उसके एग्जाम्पल के रूप में भी हम सेप्रोलेग्निया को जानते हैं। तो ये बात हुई कि हम इसका जो सेल वॉल है उसको भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये ना बैक्टीरिया से मिलता है ना ये एल्गी से मिलता है, ये अलग ही प्रकार का है, जहां पे जो मोनोमर है वो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन हो जाता है और जो पॉलीमर होता है वो क्या रहेगा आपके पास, काइटिन के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि हम प्लांट बॉडी को डिस्कस करें। तो अगर हम प्लांट बॉडी को डिस्कस करें तो क्या यहाँ की बॉडी किस प्रकार की होती है? फंजाई की प्लांट बॉडी किस प्रकार की है? क्या ये थैलोफाइटा में इंक्लूड है? यानी कि यहां पर भी जो बॉडी है वो रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं है, रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं है। तो जब कोई भी प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैलॉइड बॉडी बोलते हैं, थैलॉइड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बॉडी थैलॉइड है वो थैलोफाइटा में इंक्लूड है। तो प्लांट बॉडी थैलस लाइक है, कैसी है, थैलस लाइक है। एल्गी में भी होता है, एल्गी में भी हम थैलस वर्ड यूज करते हैं, और एल्गी में आपने देखा था कि अगर क्लेमाइडोमोनास के लिए बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास की प्लांट बॉडी कैसी है तो आपका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे थैलोइड है, थैलस लाइक नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर है। यानी कि थैलस वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट कब होता है, जब मल्टी सेलुलर सिस्टम हो, मल्टी सेलुलर सिस्टम हो। अगर एक ही सेल का है, सिंगल सेल्ड अगर बॉडी है तो हम उसको थैलस नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर सिस्टम बोलेंगे। तो क्या फंजाई में भी ऐसे ऐसे यूनिसेल होते हैं क्या? फंजाई में कोई एग्जांपल याद आ रहा है जो यूनिसेलुलर हो? हैं?
स्लाइम मोल्ड्स, यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, यीस्ट इसका एक टिपिकल एग्जाम्पल है। और अगर आप बात करें यीस्ट, तो ये यूनिसेलुलर फंजाई है और कौन सी क्लास का है? कौन सी? एस्कोमाइसीड्स। नॉर्मली एस्कोमाइसीड्स एडवांस फंजाई के रूप में जाना जाता है, बेसिडियोमाइसीड एडवांस फंजाई के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एस्कोमाइसीड्स के अंदर भी यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं वो प्रेजेंट हैं। और यीस्ट के रूप में आपको ये ध्यान भी रखना होता है। और यीस्ट तो वैसे भी अपन को काफी सारे इसकी यूटिलाइजेशन भी है, इकोनॉमिक रोल्स भी हैं, वहां से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो प्लांट बॉडी देखिए यहाँ पे थैलस लाइक है और यूनिसेल फॉर्म भी है, लेकिन जब बात मल्टी सेलुलर सिस्टम की आती है तो फिर यहाँ पे मल्टी सेलुलर होने पे तो हम थैलस वर्ड की तरफ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ टर्म्स हैं वो अलग प्रकार से हमें यूज करने होते हैं। एक तो टर्म आपके पास आता है हाइफा और दूसरा टर्म आपके पास आता है माइसीलियम। हाइफा एक सिंगल थ्रेड लाइक फिलामेंट है जिसके अंदर सेवरल सेल्स अरेंज होती हैं और ये ब्रांच्ड अथवा अनब्रांच्ड हो सकता है। जैसे आपने कहा कि ये एक आपने हाइफा दिखाया, राइट। इस हाइफा के अंदर सेप्टा होंगे, सेप्टेड भी हो सकता है, ये बिना सेप्टा वाला भी हो सकता है। एक बार आप सेप्टा के अकॉर्डिंग देखें। अब यहाँ की एक एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर मोनोकेरोटिक, डाइकेरोटिक ऐसे नाम इनके आने लग जाते हैं। इस पे ब्रांच भी हो सकती है, ये ब्रांच कंडीशन भी हो सकता है इसका। दिस इज हाइफा। अगर ऐसे सेवरल हाइफे आपस में एग्रीगेट हो जाएं और उनसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर गुच्छा बन जाए, उसका नाम होता है माइसीलियम। तो हाइफा यूनिट है और माइसीलियम इन यूनिट्स का एग्रीगेशन है, गुच्छा है उनका। सामान्य रूप से जो फंजाई होते हैं या फंजाई के जो थैलस होते हैं वो माइसीलियम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। कारण क्या होता है कि जब फंजाई को न्यूट्रिशन की बात अभी हमने की थी कि बाहर फूड है इनका और उस फूड को एब्जॉर्ब करना होता है, या जो लिविंग टिश्यू है उसको पेनिट्रेट करना होता है, तो हाइफे से कितने एक एंजाइम बनेंगे? उनका नंबर कम होता है। और जब इनका बहुत सारा गुच्छा है तो उससे कितने एंजाइम सीक्रेट होंगे? एंजाइम सीक्रेशन बढ़ जाएगा ना, खूब सारे एंजाइम सीक्रेट होंगे। तो फायदा किसको हो रहा है? फंजाई को हो रहा है। तो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए या पैरासिटिक मोड में किसी होस्ट के ऊपर अटैक करना है तो हाइफे एग्रीगेट हो जाते हैं। यानी कि नॉर्मली हाइफे सिंगली प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट होने से उनको फायदा हो रहा है, फायदा उनको फूड एक्वायरिंग में भी होता है, लिविंग टिश्यूज को पेनिट्रेट करने में भी होता है। तो हाइफे होंगे, माइसीलियम होगा। और अगर हम सिंगल हाइफे की बात करें या सिंगल फिलामेंट की बात करें, सिंगल हाइफे की अगर हम बात करें, तो सिंगल हाइफा है वो आपका यहाँ पे सेप्टेड भी हो सकता है और वो एसेप्टेड भी हो सकता है। ठीक है, एसेप्टेड होने पे तो देखो बिल्कुल सेम टर्म आएगा जो आपने एल्गी में यूज किया था
कि एल्गी के अंदर जब आपके पास कोई फिलामेंट हो और उस फिलामेंट के अंदर अगर सेप्टा नहीं हो, पट नहीं हो, तो हम कहते हैं कि एक ही कॉमन साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियई एक साथ आ जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं संकोशिक अवस्था। क्या बोलते हैं? संकोशिक अवस्था। और इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं सिनोसिटिक। कोई एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है क्या सिनोसिटिक एल्गी का? नहीं, एल्गी की बात कर रहे हैं अभी तो, सिनोसिटिक एल्गी। घनश्याम, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना अपनी। ध्यान आया? ऐसा बनाया था आपने, आपकी बुक में भी ऐसा ही है। ऐसा तो था क्या? इसको कह रहे थे कि ये होल्ड फास्ट है और यहाँ पे खूब सारे न्यूक्लियई एक साथ पड़े रहते हैं। इसके तो जूस स्पोर भी खास होते हैं। होते हैं क्या? हाँ भाई। और अगर ऑप्शन के अंदर कंजुगेल्स आए तो कहां जाओगे? तो भी आंसर ये होगा कि उनके अंदर भी ऐसा पाया जाता है। और अगर आए कि साइफनस एल्गी का एग्जाम्पल कौन है, तो क्या करोगे? ऐसे नहीं होता है ना। साइफनस एल्गी का मतलब पॉलीसाइपोनिया नहीं होगा ना, ये गलती है भैया, ऐसे नहीं होता। साइफन का मतलब होता है खोखली ट्यूब। साइफन किसे बोलते हैं? एक खोखली ट्यूब को बोलते हैं साइफन। हाँ, एसिटाबुलिरिया भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्या साइफनस के अंदर वोचेरिया को नहीं लोगे क्या? इसको इतना देखो जरा, ये साइफन जैसा ही है क्या? इतना खोखला ही तो है, इसमें कोई सेप्टा थोड़ी है बीच बीच में, नहीं है ना, तो साइफनस ही है। आपने ग्रीन एल्गी भी लिया था साइफनस, आपने कहा था इसका नाम कोलेरपा है, लिया था ना। आपने कहा था ये समुद्र के पैंदे में पाया जाता है, राइट। तो साइफन का मतलब ट्यूब लाइक, साइफन का मतलब ट्यूब लाइक। तो इनकी ये देखो, ये ब्रांच कैसी है? ट्यूब लाइक ही तो है। इसमें केवल जब एंथ्रीडिया बने या उगोनिया बने तो सेप्टा बनता है, अदरवाइज इसमें सेप्टा नहीं बनता। तो सिनोसिटिक कंडीशन है। कैसी कंडीशन है? सिनोसिटिक कंडीशन है। ऐसे सिनोसिटिक फंजाई भी हैं जो आपके फाइकोमाइसीट्स के मेंबर हैं, ये सिनोसिटिक ही है। ठीक है। ऐसे आपको सेप्टेड भी मिल जाएंगे। एक तो नॉर्मल सेप्टा होते हैं, सेप्टा को लेकर के दो प्रकार की बातें आती हैं। एक तो नॉर्मल सेप्टा होते हैं और एक खास प्रकार के सेप्टा और होते हैं जिनको बोलते हैं डोलीपोर सेप्टा। नॉर्मल सेप्टा और डोलीपोर सेप्टा में क्या अंतर होता है? ठीक है,
जो डोलीपोर सेप्टा होते हैं उनकी डिजाइन कुछ खास प्रकार की होती है, और खास बोलने का मतलब ये था कि जो सेप्टा है वहां बीच में एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट होता है। बीच में एक सेंट्रल पोर होगा, जैसे ये सेप्टम इस प्रकार से है, तो यहाँ एक साइड से वॉल आ रही है, दूसरी साइड से वॉल आ रही है, ये सेप्टम हो जाएगा, और सेंटर में पोर है, तो परफोरेटेड होते हैं, परफोरेटेड। और जो भी परफोरेशन हुआ था इसके बाहर यहाँ पे एक सीथ प्रेजेंट होती है, ये वाले, इसको बोलते हैं पैरेंथोसोम, पैरेंथोसोम। तो पैरेंथोसोम की वजह से, और जो एक सेंट्रल पोर है ये एक रेगुलेटेड पोर हो जाता है कि हर कोई इसमें से आर पार नहीं जा सकता, एक प्रकार का एक रेगुलेटेड पोर होता है। तो ये कंडीशन आपको हर कहीं देखने को नहीं मिलती। ये खास जो आपके मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसीट्स उनमें देखने को मिलती है। तो ऐसा भी नहीं कि सभी में डोलीपोर सेप्टा, नहीं, बेसिडियोमाइसीट के अंदर आपको डोलीपोर सेप्टा मिलते हैं, और नॉर्मल सेप्टा भी पाए जाते हैं, और ऐसे केस भी हैं कि सेप्टा है ही नहीं, तो हम कहते हैं कि सिनोसिटी कंडीशन है, ये भी हमें देखने को मिल जाती है। जब कंडीशन सेप्टा की हो, यानी कि अगर हाइफे के अंदर सेप्टा प्रेजेंट है तो हमारा कंडीशन सेप्टेड हो जाएगा। सेप्टेड कंडीशन में आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि जो हाइफा है उसकी प्रत्येक कोशिका में केवल एक एक न्यूक्लियस है, ये कंडीशन होती है मोनोकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक, ये सारे न्यूक्लियाई प्लस प्रकार के भी हो सकते हैं, प्लस स्ट्रैंड के, और किसी दूसरे के अंदर ये सारे माइनस स्ट्रैंड के भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इस हाइफे का या इस का जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ है, प्लस वाले स्पोर से हुआ है या माइनस वाले स्पोर से हुआ है। तो अगर पूरे हाइफे के अंदर केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और एक सेल में एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो ये मोनोकैरियोटिक कंडीशन है, राइट। दूसरा हाइफा ऐसा भी हो सकता है जिसमें प्रत्येक सेल में दो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और ये जो कंडीशन होती है ये कहलाती है डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक जो माइसीलियम होता है, बुक्स के अंदर नॉर्मली मोनोकैरियोटिक माइसीलियम लिखा आता है, हाइफा नहीं लिखा आता। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम यानी कि सभी जितने भी हाइफे हो, क्योंकि माइसीलियम हाइफों का गुच्छा था ना, तो सभी हाइफे जिनमें केवल एक एक न्यूक्लियाई हो मोनोकैरियोटिक। और जब एक प्लस वाला हाइफा और एक माइनस वाला हाइफा अगर आपस में मिल जाते हैं तो उनसे फिर एक ऐसा हाइफा बनेगा जिसमें प्लस और माइनस दोनों प्रकार के न्यूक्लियाई एक साथ आ जाएं। तो देखिए इस सेल में भी दोनों न्यूक्लियाई साथ हैं, इसमें भी दोनों साथ हैं, यहाँ दोनों न्यूक्लियाई साथ हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है? डाइकैरियोटिक कंडीशन कहलाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि फंजाई के अंदर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम डाइकैरियोटिक माइसीलियम कैसे बनाता है? इसका कारण होता है डिलेड कैरियोगेमी। डिलेड कैरियोगेमी। देखो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम
और इसको बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। और जो डाइक्रोटिक माइसीलियम या प्राइमरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी से बाद में टर्सरी माइसीलियम भी बनता है। और टर्सरी माइसीलियम को हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोमाइसीट में हम बोलेंगे एस्कोकार्प, और बेसिडियोमाइसीट में हम बोलेंगे बेसिडियोकार्प, और ड्यूटेरो में क्या बोलेंगे? हाँ, ड्यूटेरो के अंदर इसका कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसीट तो वो फंजाई होते हैं जिनमें सेक्स और रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है। हाँ, अननोन होते हैं, अज्ञात होता है, उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना, अननोन है। हम नहीं जानते कि उसमें सेक्स और रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता, और होता है तो किस रूप में होता है, ठीक है ना। तभी तो इनके क्लासिफिकेशन में भी फॉरम लिखा था ना, फॉरम स्पीसीज, फॉरम जीनस, फॉर्म क्लास, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन ही इनका फॉर्म प्रकार का होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता है, उसको चेंज किया जा सकता है। जब किसी भी ड्यूटेरो के अंदर उसकी सेक्स और रिप्रोडक्शन ज्ञात हो जाती है, तो फिर उसको वहां से शिफ्ट कर देते हैं कि वो पर्टिकुलर एस्को से बिलोंग करता है तो एस्को में ले जाएंगे, अगर बेसिडियो से बिलोंग करता है तो बेसिडियो में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ जो एस्को और बेसिडियो हैं, ये एडवांस फंजाई है, एडवांस क्लासेज हैं, और ये इतने एडवांस हैं कि यहाँ पे गैमिटेंजिया ही नहीं बनते, यहाँ पे गैमिटेंजिया नहीं बनते। और गैमिटेंजिया जब आपस में गैमिटेंजिया बने, यानी कि मेल और फीमेल गैमिटेंजिया बने, और उनमें फिर मेल और फीमेल गैमेट बने, और वो फिर जुड़े, और उनसे फिर डिप्लॉयड बने, तो ऐसा जो सिस्टम है वो इनके अंदर हाईली एलिमिनेट हो गया। इनके अंदर ऐसा सिस्टम एलिमिनेट हो गया है, उसकी जगह कुछ दूसरा सिस्टम आ गया। उसको आप कैसे समझे कि इनके अंदर प्लाज्मोगैमी होती है। पहला जो वर्ड आपको ध्यान रखना वो है एनेस्टोमोसिस। एनेस्टोमोसिस, एनेस्टोमोसिस को आप हिंदी में बोलते हैं शाखा मिलन। शाखा मिलन, यानी कि एक प्लस स्ट्रैंड वाला और एक माइनस स्ट्रैंड वाला, यानी कि अपोजिट स्ट्रैंड वाले जो हाइफे हैं वो आपस में कांटेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने पे जहां जिस सेल में इन्होंने कांटेक्ट किया, जैसे यहां इन्होंने कांटेक्ट किया, तो ये प्लस वाले थे, और दूसरे वाले आप ले लीजिए कि ये माइनस वाले थे, तो ये प्लस और माइनस साथ आ जाएंगे। पहला काम एनेस्टोमोसिस, इसका मतलब हाइफे कांटेक्ट कर रहे हैं, कांटेक्ट करने के बाद में दोनों का कांटेक्ट वाल डिसॉल्व हो जाएगा, और दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो मिक्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तब भी प्लाज्मोगैमी होती है, लेकिन प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद उनके न्यूक्लियाई भी फ्यूज हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं कैरियोगैमी। तो बाकी जगह पे क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, उसके हाथों हाथ कैरियोगैमी। पहले प्लाज्मोगैमी को होना होता है, दूसरा नंबर कैरियोगैमी का आता है, लेकिन इनके बीच में गैप नहीं होता है, टाइम गैप नहीं होता है। तो पहले प्लाज्मो हुआ, फिर कैरियो हुआ, और होते ही क्या हो जाता है, 2n कंडीशन आ जाती है। लेकिन एस्कोमाइसीट और बेसिडियोमाइसीट में तो क्या हो जाता है कि प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, लेकिन अब इसके काफी लंबे समय तक कैरियोगैमी नहीं होती है। कैरियोगैमी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगी। होती तो है लेकिन बहुत टाइम लेकर के होती है। तो अब दोनों न्यूक्लियाई एक साथ आ जाएंगे, और फिर ये डाइक्रोटिक जो सेल है ये डिवाइड करके एक नया हाइफा बनाती है, जिसकी हर एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। इससे एक नया वर्जन आ जाएगा, दिस इज सेकेंडरी माइसीलियम और डाइक्रोटिक माइसीलियम। ये फिर ग्रो करता है, और जब इसके पास एक सफिशिएंट ग्रोथ आ जाती है, जब इसके पास एक सफिशिएंट ग्रोथ आ जाती है, तो फिर इसमें कैरियोगैमी होती है।
और ये कैरियोगेमी जब आप बात करें कि भाई अगर मामला एस्कोमाइसीट का हो तो ये होता है एस्कस मदर सेल में। एस्कस मदर सेल के अंदर डिप्लॉयड कंडीशन वो आ जाती है। या दूसरी साइड में हम बात करें बेसिडियोमाइसीट का, तो जब बेसिडियम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो वहां पे ये कैरियोगेमी में जाते हैं। तो जब तक इनके बीच में कांटेक्ट नहीं हुआ तब तक ये प्राइमरी माइसीलियम के रूप में होते हैं। अगर हो जाता है और जब तक उसमें फ्रूटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही होती, क्योंकि एस्कस मदर सेल से बाद में एस्कस बनेगा, टर्सरी माइसीलियम के रूप में एस्कोकार्प बनेगा या बेसिडियम बनेगा, तो वो बेसिडियोकार्प का हिस्सा होता है। तो टर्सरी और प्राइमरी के बीच का जो सारा मामला होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। और सेकेंडरी के अंदर जो कंडीशन है वो कैसी होती है, डाइकैरियोटिक होती है। और लाइफ के अंदर जो भी फंजाई अपन पढ़ेंगे या जो भी फंगल मेंबर होंगे या कहीं भी आपको सोचना पड़े, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है फंजाई की। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब लॉन्ग लिव्ड यही होता है। सबसे लंबे समय तक अगर जिस फॉर्म के अंदर कोई फंजाई एग्जिस्ट करती है तो वो डाइकैरियोटिक कंडीशन होती है। इसके तुरंत बाद वो एस्कस और फिर एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर, वो सब बन जाते हैं। वो जर्मिनेट करके वापस प्राइमरी माइसीलियम बना देते हैं, राइट। तो ये एक अलग से यहाँ पे मामला आ जाता है कि मोनोकैरियोटिक माइसीलिया भी होते हैं, डाइकैरियोटिक माइसीलिया भी होते हैं, लेकिन मोनो से डाई बनता कैसे, तो आपको पता हो कि वहां पे एनेस्टोमोसिस एक प्रोसेस आ जाएगी। और एनेस्टोमोसिस जो अपोजिट स्ट्रैंड के जो हाइफे होते हैं उनकी फिजिकल जो वेजिटेटिव सेल्स हैं उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है और उनके न्यूक्लियर मिक्सअप हो जाते हैं और एक डाइकैरियोटिक सेल बन जाती है। और उस डाइकैरियोटिक सेल में प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है लेकिन कैरियोगेमी नहीं हो पाती है, तो फिर वो एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम को जन्म देती है और वो माइसीलियम काफी लंबे समय तक बना रहता है, लॉन्ग लिव्ड है। मोस्टली जो डिजीज कॉजिंग कंडीशन होती है वो लॉन्ग लिव्ड इस सेकेंडरी माइसीलियम की वजह से ही होती है। और लास्ट में जाकर के ये फिर टर्सरी स्ट्रक्चर बनाता है जिनको आप एस्कोकार्प या बेसिडियोकार्प बोलते हो, राइट।